राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई हरि मोहन जी, बहुत महीनों बाद। ज्योतिर्मय नाम का आपका एक बहुत शानदार चैनल है और यूट्यूब की दुनिया में भी आप एक बड़ा नाम है। पर इनका असली परिचय ये है कि साहब ये असल में ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, और असली वाले टीचर वो खान साहब वाले नहीं, जो सिर्फ जुमलेबाजी वाली खाली तालियां पिटवा के नौटंकी करके पढ़ाने वाले नहीं, ये असली पढ़ाने वाले हैं। आपने अच्छा, आपको दोनों किस्म का अनुभव है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बहुत शानदार इनकी अपनी कोचिंग रही है और इसके अलावा ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं। तो हरिमोहन भाई, राम राम। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। बड़े टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई। जी। हरिमोहन भाई, मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कह दिया कि भैया जेन जी को अब हम पढ़ाएंगे कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग मुफ्त पढ़ाएगी सरकार। अब सर, आपसे ज्यादा कोचिंग को कौन जानता है? अच्छा, उस पर कई लोग, भाई लोगों ने टिप्पणी किया है, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, मोदी ने तो महफिल लूट ली, अब तो जैन जी को अब सारी, अच्छा अब तो सर मुझे लगता है सारा देश कलेक्टर ही बन जाएगा। मोदी अगर मुफ्त पढ़ाएगा तो अब हर गांव में दो चार कलेक्टर तो अब हर गांव में निकल ही आएंगे सर। आपको क्या लगता है? बाबा जी धन्यवाद इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप सवाल पूछते हैं इस टॉपिक को आप ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते थे। देखिए मामला क्या है। मामला कोचिंग का, जो मैं खुद टीचर रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ कुछ कई प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन बहुत लिमिटेड मैनर में पढ़ा रहा हूँ। कॉम्पेट शो नहीं है, लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो आप 10 टीचर्स के नाम गिने, वो टीचर कम और सेलिब्रिटी ज्यादा है। जाएंगे, उनकी ग्रैंड एंट्री होगी, एक कैमरामैन साथ चल रहा होगा। बहुत से टीचर्स तो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए आजकल नजर आ रहे हैं, कोई याच पे अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, कोई मूवी में आ रहे हैं, मूवी में कोचिंगों के नाम आ रहे हैं। और उसके बाद उनको सेलिब्रेट ऐसे किया जाता है, बच्चा तालियां बजा रहा है, बड़े बड़े हॉल्स बुक किए जा रहे हैं जिसके अंदर सैकड़ों या हजारों बार, मतलब 2-3 हजार बच्चा भी इकट्ठा हो रहा होता है। और कई कई बार तो बत्रा सिनेमा के अंदर उसको ये सेलिब्रिटी की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, या बत्रा सिनेमा के जो बेसमेंट में जो एक कोचिंग होती है, या यूं कहें पार्किंग, बेसमेंट की पार्किंग के अंदर मेरी क्लास होती थी। और उस तरीके से, और वहां जब एंट्री होती है तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अब उस चीज को आप, जो उस टाइम पर एक जो स्टार फैकल्टी का एक कंसेप्ट शुरू हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 के आसपास तक के, हमारे स्टार फैकल्टी आजकल वो सेलिब्रिटी की फॉर्म में नेट के ऊपर इतने खतरनाक तरीके से हैं कि टीचर टीचर ना हो गया, एक बहुत 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 बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, या यूं कहें कि एजुकेशन इंडस्ट्री का शाहरुख खान या आमिर खान या सलमान खान हो गया। और इनके पास अथॉरिटी आ गई है कि किसी को भी किसी भी तरीके, मतलब स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने के को कर रहे हैं। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। एक, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है। और मजे की बात यह है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन सिस्टम ही इतना बर्बाद है कि उसको क्या बताएं। यानी गवर्नमेंट जॉब में जो सिलेबस पूछा जा रहा है उसमें, और जो एग्जाम में सिलेबस आ रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यूं कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है। एक तो टिपिकली थ्योरेटिकल है, दूसरा टिपिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हार्डकोर फैक्ट्स आ रहे हैं, और थ्योरेटिकल के अंदर कहानियां लिख के आनी होती हैं। तो यानी जो हमारा 12वीं तक का सिलेबस है उसका हमारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सा लेना देना नहीं है। और बहुत मैक्सिमम केसेस के अंदर तो किताबों में से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे। पर यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो एनसीईआरटी की सेंस तो होती है, लेकिन एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स तो होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते। और फैक्ट्स नहीं होते तो बच्चा अब फैक्ट्स ढूंढे कहाँ?
तो उसे बताने के लिए जो मेंटोर फॉर्म में होते थे या जो हेल्प की फॉर्म में होते थे या एनहांसर की फॉर्म में होते थे, वो टीचर कम और एक ट्रेनर ज्यादा होते थे कि ठीक है यार, हमें एक एक्सपीरियंस है कि हमने पीटी पास किया, मेंस पास किया, तो इस तरीके से आप भी तैयारी करेंगे तो पीटी मेंस के अंदर जाएंगे। इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक्सपर्ट पैनल जो आते थे वो आते थे और मतलब बहुत अच्छे थे, उससे उनको तैयारी करवा ली जाती। अब हो गया है पॉम्प एंड शो, वो टीचर रहा ही नहीं। आप पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर टीचर्स के नाम उठाकर देखेंगे तो सबसे पहला नाम अवध ओझा। तो अवध ओझा जो हैं वो जिस तरीके से एंट्री कर रहे होते हैं, तालियां बज रही होती हैं, और जिस तरीके से वो पढ़ा रहे, वो पढ़ा कम रहे हैं, वो एक माहौल ज्यादा क्रिएट करवा रहे हैं कि हाउ द किंग बिहेव्स। अब जैसे वो किंग बिहेव कर रहा है तो सिलेबस तो कंप्लीट कभी होता ही नहीं है। अब वही चीज अगर आप विकास देवी कीर्ति जी की फॉर्मेट में देखोगे तो उनका शुरू से एक ही कंसेप्ट है कि जो हमारे नोट्स हैं दीज आर इनफ। और यकीन मानिए जिस समय पर कोरोना आता है तो विकास देवी कीर्ति जी की जो जिस तरीके से रील वायरल हो रही हैं, वो अपने आप में, मैं ये नहीं कह रहा कि विकास देवी कीर्ति जी को पढ़ाना नहीं आता, ये बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, लेकिन माइंड गेम कहाँ खेलते हैं वो आपको बता दिए, अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। टीचर अच्छे हैं, जहां जहां चीजें पढ़ाई जाती है, देखिए एक होता है ये टीचर है, विकास देवी कीर्ति जी टीचर अच्छे हैं, लेकिन खेल ये भी कर जाते हैं। लेकिन सवाल इन विकास देवी कीर्ति सर का नहीं है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी की फॉर्म में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, उससे पैसा कमाया, आजकल मूवीज वगैरह सुनने में आ रहा है कि मूवीज वगैरह बना रहे हैं। बाकी क्योंकि कोचिंगों का इनका भी हाल खराब है। असली जो प्रॉब्लम है या जिससे पूरा माहौल खराब हो रहा है वो है वन डे वाले एग्जाम्स। वन डे वाले एग्जाम्स मतलब गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दिया और काम खत्म। एसएससी के एग्जाम, पीए जो स्टेट जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके एग्जाम्स, या ग्रेड 1 ग्रेड 4 ग्रेड 3 के एग्जाम्स, एक्स और वाई क्लास के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स। प्रॉब्लम बाबा जी ये है कि सरकार की तरफ से आज तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके पेपर इतनी ज्यादा लीक होते हैं, इतने ज्यादा लीक होते हैं कि कहीं कोई सर्टेनिटी है ही। और दूसरा, इन एजुकेशन इन टीचरों का खेल आपको बता दूं, अब यहां मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इन चीजों के प्रूफ नहीं है। ये जो नीट का पेपर हुआ है ना, इस नीट के पेपर के अंदर अब तो खैर ये पता लग गया, पकड़े गए और जो भी है, आपको जान के हैरानी होगी जितने ये स्टार फैकल्टी इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट इनका हाथ मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स पे अच्छा खासा है, और जितने ये टीचर्स दिखाई दे रहे हैं और ये दावा कर रहे होते हैं कि देखो मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, इन टीचर्स की काली सच्चाई ये है कि अपने शुरुआती दिनों में जब ये पढ़ाना शुरू करते हैं उससे पहले ये लोग दूसरे स्टूडेंट्स के डमी कैंडिडेट के फॉर्म में बैठ के, इनमें से बहुत से टीचर्स पेपर दे के आए हुए होते हैं। अब आप इतना गंदा खेल समझेंगे क्योंकि उसमें एक पेपर देने के कई बार जैसे 1 लाख 2 लाख एक पेपर देने के मिल गए, और रिस्क उनका होता है, और बड़े एग्जाम में नहीं होते, ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें होते हैं। तो एक खेल तो ये हो गया, ये बहुत गंदा खेल मुखर्जी नगर के बहुत सारे कोचिंगों में खेला गया है। वनडे के एग्जाम्स में हम आए दिन सुनते थे कि उस टीचर मतलब के 5 टीचर्स अभी गायब हैं, वो लगभग 5-7 दिन गायब रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो एक बार दोबारा से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करके जिसके लिए डमी कैंडिडेट की फॉर्म में बैठना है वहां बैठ जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए स्टार फैकल्टीज का, जो आजकल इन सो कॉल्ड स्टार फैकल्टीज खासकर एसएससी बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए दिखाई दे रही हैं, वो सारे ऐसे, इनमें से बहुत सारे ऐसे, सारे नहीं है, बहुत सारे ऐसे, नाम बताना मुश्किल अक्सर ऐसे होता है क्योंकि इनको दोबारा ढूंढ के, इनके लिए इनके अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं है, लेकिन हाँ जो इनको जानता है वो जानता है कि हाँ इस तरीके से काम कर रही है। और इसमें बाकायदा, इन खेलों में बाकायदा कोचिंग वाले इन्वॉल्व होते थे। जिस तरीके से नीट के एग्जाम के अंदर पुणे के कोचिंग वाले पकड़े गए, सीकर के कोचिंग वालों के नाम आए हैं, इस तरीके से एसएससी के कोचिंग वाले इस तरीके की गेम्स खेलते हैं। इनके पास सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के वो ग्रुप्स होते हैं, जो होते रहे हैं, जो कि ये खेल खेलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इनके ऊपर लगाम कैसे लग गई कि रैंडमली सेंटर कहीं पड़ रहा है, ऑनलाइन फोटोग्राफ्स आ रही हैं, ऑनलाइन सब चीजें आ रही हैं, तो इनको वो खेल करने का मौका नहीं मिल रहा। तो पहला खेल तो यहाँ खत्म हो गया, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। दूसरा, सरकार को इन कोचिंग इंडस्ट्री से एक चिढ़ तो है ही, और क्योंकि होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरीके की लगाम नहीं है और लगाम हो भी नहीं सकती।
भाई आप क्या क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि एक टीचर है वो क्या पढ़ा सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि भाई यूपीएससी के टीचर की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। यूपीएससी का टीचर जो कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये हो सकती है कि क्या उसने पीटी पास किया, क्या उसने मेंस पास किया, और क्या वो एक दो बार इंटरव्यू के अंदर बैठा हुआ है या फेस किया हुआ है या नहीं। अगर वो इतना मतलब इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है तो अगर वो 3 बार अगर पहुंचा हुआ है तो वही उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। उसके पास एक एक्सपीरियंस है उस एग्जाम को क्रैक करने का, इसके अलावा उसकी डिग्रियां वेस्ट है। उसके बाद उसकी डिग्रियों का फायदा क्या? क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई, भाई सबके पास बीए की डिग्री है, वो तो हम भी जानते हैं कि फर्जी डिग्रियां बना बना के ये लोग कैसे कैसे खेल कर जाते हैं। फर्जी फिजिकल हैंडीकैप के डिग्रियां सर्टिफिकेट मिल जाते तो डिग्री की तो बात ही अलग है। तो वहां डिग्री का खेल नहीं है, वहां खेल है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के अंदर भी अगर हम 2005, 6, 7, 8 तक या 10 तक भी देखें, 12 तक देखें, तो 12 तक के अंदर खेल क्या था? एक टीचर होता था, जैसे हमारे मणिकांत सिंह सर होते थे या हिस्ट्री के फैकल्टी थे, फैकल्टीज थे, ये सारे फैकल्टी क्वालिफाइड फैकल्टीज थे, सोफिस्टिकेटेड मैनर में पढ़ाते थे, राजनीति से इन्हें कोई मतलब नहीं होता था। इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव होता था, अच्छा मजे की बात है, किसी पॉलिटिकल कमेंट्री के अंदर नहीं होते थे। सिंगल ऑब्जेक्टिव होता था कि भाई क्वेश्चन ये आएगा, ये देना है, दैट्स इट। क्वेश्चन ये होगा, आंसर ये आएगा, और इस तरीके से फ्रेमिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिखना है। जितना अच्छे तरीके से लिखोगे उतना ज्यादा बेटर। आज के दिन फैकल्टी को अगर हम देखते हैं तो यूपीएससी में सोफिस्टिकेटेड फैकल्टीज अभी भी हैं जो इस तरीके से पढ़ा रही हैं, लेकिन जिन फैकल्टीज की तरफ मोदी जी ने इशारा किया और जो दिमागी नक्सलाइट्स की बात कर रहे हैं, उन्हें अगर आप देखेंगे तो वो कभी कपिल सिब्बल के पास बैठा हुआ एक टीचर नजर आता है। अरे भाई मैथ का टीचर है, 2 दूने 4 तो कर रहा है, और कपिल सिब्बल की गोद में जाके बैठ रहा है और उसके बाद सरकार को चुनौती दे रहा है, और उन बातों पे चुनौती दे रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है। जिस चीज को तुझे लग रहा है कि भाई वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम असलियत में उसकी जड़ कहीं और है। तो 2 दूनी 4 करे यार, तेरा वो कोर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि शाहरुख खान जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कस कर रहा है। अरे भाई तू एक्टर अच्छा है, शाहरुख खान एक एक्टर अच्छा है जी। अभी पीछे पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च की थी, और उसमें इन्हीं इन्हीं स्टार फैकल्टीज और इन्हीं कोचिंग वालों को टेंडर दिया गया। उसमें फिजिक्स वाला का नाम आया उनके लिए कुछ। आखिर मोदी जी भी आखिर प्राइवेट कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे तो फैकल्टी कहां से लाएंगे? मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि अल्टीमेटली ऐसी पॉलिसीज भी पहले बनती रही हैं। जैसे आप पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट चला चुकी है, राजस्थान गवर्नमेंट चला चुकी है, यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट सब चलाती हैं, जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी गरीब बच्चों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कोचिंगों का। लेकिन उसमें घपला कहाँ होता है? हर कोचिंग वाला, भाई अगर आपने मान लिया 10,000 एससी एसटी बच्चों को पढ़ाना है, तो हर कोचिंग वाला क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एससी एसटी बच्चों के फॉर्म एनरोल करवा लेगा, 1,000 रुपए देके, 500 रुपए देके। बच्चा आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ फॉर्म दिखाने हैं कि हमने इतने बच्चों को पढ़ाया। उन बच्चों से एक वो फॉर्म, क्या नाम है उनका, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके उनको उनसे ये फीडबैक भरवा देना है कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया, काम खत्म। उसका बजट उसे मिल जाता है, आधा पैसा बच्चे को मिल गया, आधा पैसा कोचिंग को मिल गया, कुछ पैसा जो है अधिकारियों को खिला दिया गया, बढ़िया तरीके से काम हो गया, काम खत्म। और एक कोचिंग को 10-15 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक अपने आप में घपला है जिसका कोई सर पैर नहीं, लेकिन सरकार तो फेल हो गई ना यहाँ पर। अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ, यानी कोचिंग सेंटर वालों को जो ठेकेदारी दी गई, उसके अंदर कोचिंग वाले इंटरेस्टेड होकर बड़े तगड़े तरीके से इस पैसे को कमाते हैं और एंजॉय करते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और घपलेबाजी होती है इसमें, और कुछ नहीं होता। इसका दूसरा पार्ट हमें समझना होगा बाबा जी के है क्या। इसका दूसरा जो मेन पार्ट है जिसके ऊपर हमें खेल समझना है, इसका मेन पार्ट ये है, जो खेल है वो ये है कि यहाँ पर मामला पढ़ाने का या पढ़ाई का है ही नहीं, मामला यहाँ पर बकैती का है। मामला यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि एक माहौल क्रिएट करने का है, गुदगुदाते हुए जोक्स क्रिएट करने का है,
तालियां बजवाने का है। और वनडे वाले एग्जाम में जो आजकल ये वनडे वाले मैथ्स के और इंग्लिश के टीचर स्टार फैकल्टी बने फिर रहे हैं, इनकी क्लासेस को आप पुराने समय से, जब भी हम 2010 के आसपास से भी जानते हैं, वो टीचर सबसे बड़ा होता था जो तालियां सबसे ज्यादा बजवाता था। जिसकी क्लास में टेबल थंपिंग सबसे ज्यादा होती थी वो सबसे बढ़िया फैकल्टी होता था। उसके फीडबैक फॉर्म सबसे बढ़िया भरे जाते थे। अगर आप देखेंगे तो खान सर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उन्होंने कौन सा एक टॉपिक सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त पढ़ाया, टीचर की मर्यादाओं में रहते थे। तो खान सर को अगर आप देखेंगे तो उनकी सबसे पहली अचीवमेंट जब मेरे सामने आई, मेरे को मुझसे बच्चों ने कंपेयर किया खान सर को, तो ये कहा कि सर वो 30 200 देशों के नाम राजधानी समेत बोल देते हैं, आप भी बोलकर दिखाइए। यार 200 देशों के नाम राजधानी समेत बोल देना रट के जाने के अलावा कुछ भी नहीं है, उसमें कंसेप्ट ही नहीं। अब आप वनडे के एग्जाम के अंदर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने लग जाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज्यादा डिस्कस करने लग जाएंगे, तो एक लेवल तक तो हो सकता है कि आप 2-4 टॉपिक ठीक पढ़ा लेंगे, लेकिन आप अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? और अगर आप इकोनॉमी में पढ़ा रहे हैं तो वो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट कैसे हो जाएंगे? और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट कैसे हो जाएंगे? आप एक इन जनरल नॉलेज रखते हैं, आप हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसे माहौल बना के, बकैती करके, जोक्स सुना के, इजी मैनर में इतने अच्छे तरीके से गुदगुदाते हुए पढ़ा देते हैं कि बच्चे को लगता है कि मेरे लिए यही भगवान है। और प्रॉब्लम यहां से आती है कि जितना अब खेल बच्चे जो हैं वो इतने मतलब बच्चे, अब टीचर अच्छा है वो कैसे पता लगेगा? टीचर अच्छा है वो टीचर की नॉलेज से, टीचर की क्वालिफिकेशन से, या टीचर के टीचिंग स्टाइल से पता नहीं लग रहा। वो ये पता, इससे पता लग रहा है कि कितने बच्चों को महसूस हुआ कि उन्हें समझ में आ गया है। अब जितने बच्चों को महसूस हुआ कि उन्हें समझ में आ गया वो उतना बढ़िया बताएंगे, और उसी हिसाब से उस टीचर की रेटिंग फिक्स होगी, और जिस हिसाब से रेटिंग फिक्स होगी उसी हिसाब से उस टीचर को स्टार फैकल्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ नॉलेज का खेल नहीं है। इसमें जो प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री, खासकर वनडे के एग्जाम वाली इंडस्ट्री है, उसमें खेल सिर्फ और सिर्फ बकैती का है कि कौन इंसान कितनी ज्यादा अच्छे से, कितनी ज्यादा बकैती कर सकता है। जितने टीचर्स आपको स्टार फैकल्टी के नाम पे दिखाई दे रहे हैं उसमें एक आधा एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, सारे के सारे बकैत हैं। यहां तक कि अवध ओझा तो ये कह भी चुका है कि इलाहाबाद की कुछ वो डकैती और अवध ओझा की बकैती, जो इंसान ये कह मान ले कि अवध ओझा की बकैती मशहूर है, तो आप अंदाजा लगाकर देखिए खेल सारा बकैती का है। अब मेरा सवाल तो यही, हालांकि मेरे को मोदी जी की जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो एक मतलब जो एक डेडिकेशन, उसके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि क्या मोदी जी जब ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आएंगे तो क्या इन बकैत टीचर्स को अपने साथ बुलाएंगे? दूसरा सवाल, आज के दिन खेल बहुत मोटी फीस का है ही नहीं। पहले क्या होता था कि टीचर की क्वालिटी मेंटेन करने, नोट्स वगैरह को मेंटेन करने, बुक्स वगैरह को मेंटेन करने, सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और 1-to-1 स्टूडेंट को मेंटेन करने के लिए एक फीस का बड़ा हिस्सा, मतलब फीस बड़ी होती थी, मोटी होती थी। अब यूपीएससी की फीस तो 2-2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर खेल फीस मोटी फीस का है ही नहीं, यहाँ पर बल्क का है। 100, 150, 200 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की फीस के अंदर, मान लिया 20,000 बच्चा एक बैच में आ गया, वनडे वाले 20-30-50,000 बच्चा आ गया। 20-30-50,000 बच्चा वो जो आ गया, आज के दिन 200-500 रुपए देके पढ़ना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो सवाल ये है उसमें पढ़ना है भी या नहीं? 500 रुपए देके अगर एक बच्चा कहता है कि चल यार देख लेते हैं हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाएंगे या नहीं, तो अगर देख लेते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाएंगे या नहीं, तो 500 रुपए फीस के अंदर वो ट्राई करने जरूर जाता है। तभी आप देखोगे इनके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ना ऐप्स के, वो डाउनलोड्स होते हैं और रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन तक पहुंचे हुए होते हैं। वो मिलियंस में जो होते हैं फिगर, वो इसी वजह से तो होते हैं। अब उसमें खेल क्या है कि उसमें सब बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, बस उन सब बच्चों को एहसास कराना है आ गया। वो पेपर में आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो पेपर उसको पढ़ने से पेपर पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बस एहसास हो गया। उसके साथ साथ यहां से खेल शुरू होता है
उस दिमागी नक्सलवाद का। पढ़ाते पढ़ाते दो कटाक्ष कर गए, पढ़ाते पढ़ाते दो कटाक्ष कर गए मोदी के ऊपर। बच्चा हंस भी गया और बच्चे को ये भी लग गया कि मोदी गलत है, सर ने कह दिया, क्योंकि सर तो हीरो है। ये जो खेल है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉलीवुड के अंदर बहुत बढ़िया सी मूवी बताते हुए एकदम से शांति से रहीम चाचा को या रहमान चाचा को बड़ा शरीफ सा आदमी दिखा गए, 786 का बिल्ला लगा गए। ये जो 786 का बिल्ला लगाने वाला कंसेप्ट है, यही ये दिमागी नेक्सलाइट्स का आज के दिन खेल चल रहा है, जो कपिल सिब्बल की गोद में जाके बैठे हुए हैं और खेल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि पेपर लीक माफिया है, सब चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप गलत फैक्ट्स के बिहाफ पर या एक फैक्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट करने के बाद सरकार के खिलाफ एक लड़के को या बच्चे को भड़काकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और आप सरकार पर दबाव डालिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, फिर तो ठीक है। आप कपिल सिब्बल की गोद में जाकर बैठ रहे हैं और कपिल सिब्बल जो आपको पट्टी पढ़ा रहा है वैसी पट्टियां बोल रहे हैं आप अपनी क्लास के अंदर, और स्टूडेंट को कर रहे हैं मैनिपुलेट, और सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं। तो भाई ये ही तो दिमागी नेशनलिज्म है, और क्या है। तो ये जो टीचर है ना, जो वनडे वाले हैं, जो मैथ्स के 2 दूनी 4 वाले हैं, जो आजकल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, सेलिब्रिटी के फॉर्म में है और सब चीजें हैं, ठीक है यार आप हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम बकैत के अलावा कुछ भी नहीं हो, और तुम इस समय पर बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हो। और ये दिमागी नक्सलाइट्स का एक उदाहरण है, और इसीलिए मोदी जी को मजबूर होके ये कहना पड़ा। जी एक लास्ट लाइन और सवाल ये है मेरा, क्या सरकार ऐसे बकैत टीचर नए खड़े करेगी? और क्या गारंटी है कि वो टीचर भी एक लेवल पर पॉपुलर होने के बाद इसी तरीके से इस जगह पर खड़ा नहीं होगा? क्योंकि एक लेवल के बाद उसे जब ताकत का एहसास हो जाता है तो वो सरकार को झुकाने की, गिराने की या सरकार की गर्दन मरोड़ने की तो कोशिश करेगा, दिमाग लगाएगा। अब वो सरकार की गर्दन मरोड़ने की अगर ताकत लगाने की कोशिश करेगा, दिमाग लगाएगा, तो उसका असर क्या होगा या वो किस हद तक जाएगा, ये आपके और मेरे समझने का मामला है। और इस चीज से सरकार कितना डील कर पाएगी, हमें ये समझना होगा। जी मैं ना दो कुछ बातें आपसे समझना चाहता हूं। पहले तो मैं जरा ये रैपिड फायर टाइप का एक सेशन कर लेते हैं, 3-4 मिनट का, मैं और आप। पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस लेके कोचिंग पढ़ाने वाली जो कोचिंग मंडी तैयार थी, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, सीकर, लखनऊ, जयपुर, आज इनका हाल क्या है? मैंने सुना उसका मुखर्जी नगर का तो बहुत बुरा हाल है। बर्बाद है। 2.5 लाख रुपए का कोर्स 6,000 रुपए में बिकना शुरू हो जाता है ना, तो कितना भी अच्छा क्यों ना हुआ, वो सब बर्बाद है, वो सर्वाइव नहीं कर पा किराया भी नहीं निकाल पा रहे होंगे। खत्म, आधे से ज्यादा खत्म, मैक्सिमम खत्म, छोटे मोटे जो चल रहे हैं सब खत्म है। और जब से ये अच्छा, वो 2.5 लाख रुपए फीस लेने वाले थे ना, उनकी एक खास बात थी, वो जैसे आप कह रहे हैं ना मंडी, वो बिल्कुल मंडी थी। लेकिन जैसे आप सब्जी मंडी में जाओ तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाला सिर्फ सब्जी 20 रुपए किलो, वो मंडी वो वाली। इस बार जो ऑनलाइन मंडी आ चुकी है बाबा जी, वो पता है क्या है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सब्जी हो गई महंगी मोदी की वजह से, भिंडी हो गई महंगी मोदी की वजह से। अब आप समझिए, हर सब्जी वाला अगर ये कहना शुरू कर चुका है तो अल्टीमेटली सब्जी किस वजह से महंगी हुई वो मैटर नहीं कर रहा। यानी वो जो सब्जी वाला था वो एक तरीके से दिमाग को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। पहले वाले नेता ऐसा, पहले वाले टीचर ऐसा नहीं करते। उस टाइम के टीचर से पूछो कि यार सारे ही एक जैसे, क्योंकि वो वास्तव में ज्ञानी थे, वो सभी को जानते थे, और उनमें से किसी की कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं होती थी, कोई भी नेतागिरी करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई किसी फालतू पचड़े में नजर नहीं आएगा। आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे। आजकल ये जो मंडी वाले हैं, जो ऑनलाइन मंडी सजाए बैठे हैं, ये वास्तव में टीचर कम और नेता बनने के एस्पिरेशन ज्यादा रख रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, खान सर है, वो कभी हॉस्पिटल खोल रहा है, कभी कोई यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। वो पढ़ाने के अलावा आज के दिन सब कुछ कर रहा है, लेकिन गोली बोली भी चलवा लेते हैं लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर। आप समझिए ना, गोली भी चला लेते हैं, शोर मच जाता है।
और उसके बाद वो पता नहीं किसको चुनौती दे रहे हैं, किसको चुनौती दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे। तो ये तो फिर टीचर थोड़ा ना, ये तो बकैत हैं जो बकैती कर रहे हैं। और जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे या 12वीं में पैसे देके पास किए हुए स्टूडेंट्स ज्यादातर, उनका एक हजूम है जो चल रहा है इस टाइम पर। जी। अच्छा, ये नीट और जेईई का क्या हाल है? इनकी जो किसका? क्लासरूम कोचिंग थी, ये जो इंडस्ट्री थी कोटा सीकर लखनऊ इधर उधर वाली, इसका क्या हाल है आज की तारीख में? कोटा का क्या हाल है? कोटा बर्बाद है, खाली। कोटा तो अल्टरनेट कोई दूसरी इंडस्ट्री ढूंढ रहा है जो वहां पर जाके एस्टेब्लिश हो और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सरवाइव करने के लिए कुछ ईंधन दे सके। स्टूडेंट वहां से गायब हो चुका है। कोटा से सीकर में अभी भी बचा हुआ है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स की वजह से वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेडली चला रहे हैं। हालांकि इनके नाम भी पेपर लीक में उछलते रहते हैं, सीकर वाले कोचिंगों के इस बार भी उछला था, लेकिन ये है कि चला रहे हैं सोफिस्टिकेटेड मैनर। यहाँ तक कि वो तो सोशल मीडिया और मीडिया से बच्चों को दूर रखते हैं। अच्छा, इनकी भी खास बात ये है, सीकर वाले कोचिंगों की भी, ये फालतू की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जितने वनडे वाले हैं, खासकर नौकरी से रिलेटेड जितने हैं, नीट आईआईटी वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे पॉलिटिक्स में। यहां तक कि राहुल गांधी की एक रैली होने वाली थी राजस्थान में, तो ये रैली पहले ऐसा इंफॉर्मेशन है कि सीकर में प्रपोज की गई और ये कहा गया कि ये राहुल गांधी की रैली सीकर में हो जाएगी क्योंकि सीकर में ज्यादा स्टूडेंट है नीट के। तो सीकर के जितने कोचिंग इंडस्ट्री वाले थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हम कुछ भी करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली डेविएट नहीं करेंगे, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा लेंगे। तो राहुल गांधी को अपनी जो रैली थी वो सीकर से हटाकर कोटा ले जानी पड़ी। तो कोटा के अंदर कुछ बच्चा इकट्ठा हो गया था, वहां के लोकल लीडर्स प्रहलाद गुंजल वगैरह ने वहां एफर्ट किए थे, राजे सचिन पायलट ने एफर्ट किए थे, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हो गया था। लेकिन रियलिटी अगर देखें तो कोटा सीकर है। प्रॉब्लम वनडे के वो टीचर, वो एग्जाम, वो मतलब वो टीचर्स हैं जो कि जॉब की तैयारी करवाते एसएससी की। ये लोग ज्यादा खेल खेल रहे हैं, इनमें नेतागिरी का कीड़ा ज्यादा है। इनमें वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमने सस्ता पढ़ाया, सब चीजें पढ़ाई। अरे भाई, तुमने लूट खाया और तुमने पूरी बच्चों को बर्बाद कर दिया। किताबें ही बेची, इसके अलावा किया क्या है? रिकॉर्डेड लेक्चर चला देते। कितने बर्बाद टीचर तो ऐसे हैं जो क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर चला के चले जाते हैं। सोचकर देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर चला के चला जाता है बंदा, कहता यार अभी मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, एक काम कर, मेरा कोई रिकॉर्डेड लेक्चर चला दे, और वो चल रहा होता है क्लास में और ये बच्चे बेवकूफ बन रहे होते हैं। क्या करें? लेकिन हाँ, इंडस्ट्री है, चल रही है, सरकार लगाम नहीं लगा पा रही। हिंदुस्तान में ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग माफिया है, नकल माफिया है, अन्य देशों में भी है क्या? हमारे अलावा और कहाँ ये कोचिंग माफिया या कोचिंग इंडस्ट्री है? लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र जहां कोचिंग पढ़ता हो, किसी देश में? देखिए, जैसे जैसे देखिए, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एक एग्जाम होता है, एग्जाम का नाम मेरे ध्यान से उतर गया, जू जू समथिंग कुछ नाम था उसका। उसके अंदर भी आरोप लगते हैं कि बहुत सारे चाइनीज लीडर्स और बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन है। तो हमारे यहाँ पर ये क्या क्योंकि सरकारी जो एजुकेशन कीड़ा, सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके अंदर की बात यह है कि मलाईदार पोस्ट मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, वो कि अगर मलाईदार पोस्ट मिल गई तो भाई मजा आ जाए। ये इस चीज को हमें समझना जरूरी है, ठीक है? जब तक मलाईदार पोस्ट, सरकारी नौकरी का और सरकारी नौकरी में भी मलाईदार पोस्ट का भूत जो सवार है वो नहीं उतरेगा, तो ये और कुछ और ये जब तक सरकारें सीरियसली इस मैटर, मुझे लगता है कि हरिमोहन जी का कुछ नेटवर्क में इशू आया है, तो चर्चा ऑलमोस्ट समाप्त हो ही चुकी है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिमोहन जी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा मिलते हैं। हरिमोहन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव।